रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Sevalon Swasth India Mission। सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water। Just water is not enough। Chess Pro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आप सुन रहे हैं आरपीडी एक्ट पर हमारी स्पेशल सीरीज। आज बात करेंगे चैप्टर 17 की, जो इस एक्ट का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 17 ये है मिसलेनियस, यानी जो चैप्टर 16 के बाद बच गया वो चैप्टर 17 में। बिगिनिंग और एंडिंग हमेशा हमें मालूम होनी चाहिए किसी भी एक्ट को समझने के लिए। तो उसी दिशा में आज का हमारा शो रहेगा, मिसलेनियस, जो सेक्शन 96 से शुरू होता है और सेक्शन 102 तक जाता है। सेक्शन 96 है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नोट बार, और जो सेक्शन 97 है वो है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो सेक्शन बाय सेक्शन बताएंगे हमें हमारे गेस्ट अन्नावरम सर, जो इस सीरीज को शुरू से हमारे साथ कर रहे हैं। एकेडमिक हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, डिसेबिलिटी पर अपनी राय रखते हैं और एक बहुत ही बड़ा नाम है डिसेबिलिटी सेक्टर में। अन्नावरम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच दानिश। तो आखिरकार इसके बाद हमारे एक दो शो और रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये लास्ट चैप्टर है तो सीरीज खत्म हो रही है। तो आपने वो भी सुनना है जिसमें हम शेड्यूल की बात करेंगे, जहाँ अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। बहरहाल मिसलेनियस की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ये दो सेक्शन मैंने सर बताए हैं, तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को भी फिर रेडियो उड़ान से और मेरी तरफ से आपको सबको फिर स्वागत। हमारी प्रोग्राम सब सुन रहे हैं, हम आशा करते हैं ये आपके लिए लाभ होगा और लाभ हो रहा है। और हमेशा तरह अगर कोई कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन है, हम पहले भी प्रॉमिस किया था ये सब सेक्शंस होने के बाद और एक बार आपके साथ एक टेलीफोन प्रोग्राम भी करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमसे अब जुड़े होंगे। ये सेक्शन, ये लास्ट या दानी जी ने बताया कि हर एक कानून की एक लास्ट पार्ट होती है, द लास्ट चैप्टर यूजुअली ऑफ द लॉज। इसीलिए है मिसलेनियस कहते हैं कि उससे कोई कंटिन्यूटी रहता नहीं है, उसका हर एक सेक्शन एक बात रखती है। लास्ट चैप्टर था आपकी पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स फॉर एग्जांपल। उसका मतलब है उसमें जो भी 5-6 सेक्शंस हैं सब एक ही बात पर है। लेकिन जब मिसलेनियस चैप्टर है उसमें हर एक सेक्शन डिफर होती है, एक एक सेक्शन एक एक बात रखती है। इसीलिए इस चैप्टर को यूजुअली हर एक कानून में मिसलेनियस चैप्टर कहते हैं।
उसका मतलब ये भी है कि इस चैप्टर में हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एक एक इसका सेक्शन का विश्लेषण दूसरी तरह एसेंस एक एक अलग होती है। इसी तरह देखेंगे सेक्शन 96 which is the first section of this miscellaneous chapter। उसमें कहा कि not other laws are not barred। अगर अब साफ सीधा सेक्शन है, ए वेरी यूजुअल सेक्शन, आपको ऑलमोस्ट एवरी कानून में आपको दिखेगा कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर in addition to, not in derogation of, the provisions of other laws for the time being in force। का मतलब सिर्फ यही होता है कि भाई इसमें प्रोविजंस है, आपको ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अदर कानून में और दूसरी कानून में ऐसा कोई प्रोविजन है, उस प्रोविजंस को ये कैंसिल नहीं करती है। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, हम राइट टू डिसेबल्ड वुमन है, कई तरीके के राइट्स हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू डिसेबल्ड वुमन अवेलेबल टेकन अवे डायरेक्टली बिकॉज देयर आर दोज राइट्स अवेलेबल हियर, ये मतलब नहीं होता है। मतलब वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। और हमको कभी कभी ये भी सुनते हैं लोगों से, वैसे इसका मतलब ये भी है कि वो जो दूसरी कानून में जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। जब ये ऐसी सेक्शन को देखते हुए लोग मुझे पूछते हैं बहुत बार कि भाई मतलब ये है कि ये सेकेंडरी है, दूसरी सेक्शन चैप्टर दूसरी कानून में भी ऐसी वाला कोई प्रोविजन है, उसका मतलब वो प्रोविजन की इंपॉर्टेंट बनती है, ये चैप्टर ये प्रोविजन की इंपॉर्टेंट बनती है। ऐसे कंपैरिजन कभी भी नहीं करना, क्योंकि स्टैट्यूटरी लीगल लॉ में डेरोगेशन का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोविजन कोई और दूसरी प्रोविजन से कम है, वो बात नहीं है। लीगली स्पीकिंग डेरोगेशन का मतलब ये होता है कि नॉट रिमूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ। स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ जो भी होगा, उस स्टैंडर्ड से ये कानून डिविएट नहीं होगी। उस तरह अगर कोई दूसरी कानून है, अगर उस कानून में स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ अगर कोई डिविएट होगा और इस प्रोविजन उसको करेक्ट करते हैं, तो इस प्रोविजन स्टैंड होते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट द इम्पोर्टेंस और अनइम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, but it is about the equality of those provisions as far as possible. If there is, the lawmakers ensure that there is no conflict, but agar koi conflict hoga to whichever provision is more standard, that will be taken into account. ये provision ये ऐसी section, ये similar section आपको almost every parliament act has this provision at this particular kind of a section. So there is no legal conflict in that part. At the same time, the only acts you don't find this is in the constitutional amendments. जो constitution articles को amend करते हुए अगर कोई कानून आती है, उस कानून में उसको कहते हैं कि this act, the provisions of this act will overpower all other acts. लेकिन ये ऑर्डिनरी लॉ है, जो पार्लियामेंट्री लॉ, इसीलिए कोई अदर एक्ट्स को प्रोविजंस को ये कट कभी भी नहीं करती है। So that is very simple provision. This is not in derogation of any other provisions of the law for the time being in force. That's very important. Section 97, protection of officers working for the persons with disability. Again, this is also very very usual section, क्योंकि इस सेक्शन को भी पढ़ के और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मतलब ऑफिसर्स को फुल प्रोटेक्शन है और इसीलिए वो लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये सेक्शन को आप केयरफुली पढ़ेंगे तो इसमें एक साफ सीधा लिखा है, एनी एक्ट डन इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ। ऐसा नहीं है कि जो भी वो लोग करेंगे उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कानून, ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट में ऐसे कहीं केसेस को अगर ले जाएंगे आप, कोर्ट ये देखेगी कि भाई इंटेंशन क्या है इस एक्ट के, इस एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉई कहीं काम करते हैं
और काम करते समय पे अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन पूछे या ट्रांसफर पूछने के लिए या ट्रांसफर से एग्जाम्पशन पूछी है, लेकिन वो ऑफिसर वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं किया, अगर ऐसे नहीं करने के लिए डिपार्टमेंट की कोई प्रोविजन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कमर्शियल टैक्सेस, फाइनेंसेस, डिफेंस वगैरह डिपार्टमेंट्स में ये रूल होती है कि आपको कॉमन ऑर्डिनरी प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसी सपोर्ट कुछ ऑफिसर के पास है तो देन इट इज नॉट हिज फॉल्ट। अगर पीडब्ल्यूडी ऐप है, आपके पास 2014 की ऑफिस मेमोरेंडम है, फिर भी आपको प्रमोशन ट्रांसफर नहीं मिला, then you can go to the court, but court would decide, does officer have any special reason for refusing your transfer? That can be one example. Therefore, and interestingly, officers से ही ये शुरू मतलब बंद नहीं हुआ. It particularly includes chief commissioner and state commissioner and officers working with those commissioners. ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कभी आप कोई इंफॉर्मेशन पूछे, केस डाले हैं चीफ कमिश्नर की कोर्ट पे, केस डाले हैं, केस टेकअप नहीं किया या कोई डिले हुई, क्या आप लॉ सूट डाल सकते हैं चीफ कमिश्नर के खिलाफ? नो, यू कैन नॉट फाइल ए केस. कोर्ट वोंट एक्सेप्ट अ केस अगेंस्ट चीफ कमिश्नर फॉर डिलेइंग योर केस. अगर चीफ कमिश्नर कोई आपके खिलाफ जजमेंट दिया, आपको लगता है कि आपके खिलाफ जजमेंट देना गलत है, सब फैक्ट्स आर इन योर सपोर्ट, बट कहीं कारण से, और कारण क्या भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर आपके खिलाफ आपके सपोर्ट में जजमेंट देना था लेकिन आपके खिलाफ दिया. अब क्या करना है? ठीक है, अगर कोई करती है कि केस को रिवर्स करके आपके सपोर्ट में फिर जजमेंट दे सकती है, लेकिन जजमेंट देने के कारण पर एक कोई एक्शन चीफ कमिश्नर के खिलाफ नहीं लेती. दैट इज अ यूजुअल प्रोटेक्शन दे हैव. हमेशा even if they are wrong, and most of the good number of times, if not most, for most of the time, they can be, for a good number of reasons, they can be wrong. They can be wrong. Judgment will be reversed, और दूसरी जजमेंट देंगे, ये जजमेंट को नकार करेंगे, लेकिन चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे. तो इस वो लोगों की जो है वो इसीलिए एक लीगल प्रोटेक्शन है, एंड दैट लीगल प्रोटेक्शन just as statutory protection, it comes from there. So therefore that is again usual one, but that's also therefore it is mentioned in this act. Right. आगे बढ़ते हैं. 98 है power to remove difficulties और 99 सेक्शन है power to amend schedule. जी, एक very important sections है. जैसे मैं बताया था, section 96 and section 97 वो usual sections है, लेकिन सेक्शन 98 या सेक्शन 99 थोड़ी सी यूनिक सेक्शंस है. पहले सेक्शन 98 देखिएगा. सेक्शन 98 कहती है कि अगर सरकार को, केंद्र सरकार को, ये खास करके ये पावर था केंद्र सरकार के पास. केंद्र सरकार के पास 2 साल तक, ये कानून आने के बाद 2 साल के अंदर ये पावर था. पावर ये था कि अगर एक कानून अमल करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई डिफिकल्टी आई, तो डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए सिर्फ एक गजेट नोटिफिकेशन इश्यू करके उसको उस डिफिकल्टी को रिमूव करते हुए एक करेक्शन ला सकता था. वो पावर केंद्र सरकार के पास ये ऑलमोस्ट आपको 219 तक ये पावर था. ये लिमिटेड पावर था, लेकिन इंपॉर्टेंट पावर था, क्योंकि हो सकता है कि लेजिस्लेट करने की समय पर ये कोई गलती हो सकती है. वो गलती को फिर करेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के सामने आना और वो लोगों की मदद के लिए फिर वेट करना बहुत मुश्किल काम. इसीलिए थोड़ी एडवांस पावर दी गई है केंद्र सरकार को. जो मैं एग्जांपल, अगर आप याद रेगुलरली ये प्रोग्राम को सुनते आ रहे हैं तो आपको याद होगा, सेक्शन 34 के बारे में हम डिस्कस किए थे कि क्या कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था इसमें कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट्स की, जहाँ की 3% ओवरऑल 4% की करनी थी, लेकिन जो सेक्शन 34 की लैंग्वेज देखें तो इसमें कहा गया कि कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड पोस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ वैकेंसीज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड पोस्ट. मतलब 4% में भी अगर सिर्फ आइडेंटिफाइड
स्पेसिफाइड जो पोस्ट है उसी के ही लैंग्वेज ऐसी यूज की थी, वो गलत था। लेकिन रूल 10 में उसकी करेक्शन की गई। रूल्स 8 to 10 में अगर आप देखेंगे, 7 सॉरी, रूल 7 में इसकी करेक्शन की गई है। इसीलिए ये सरकार वो करेक्शन कर पाई है क्योंकि ये सेक्शन 98 से वो लोगों को वो पावर मिली है। उसका पावर ये था कि अब भाई आप 2 साल के अंदर कोई करेक्शन करना है, आपको करेक्शन कर लो, लेकिन करेक्शन करने के बाद आप पार्लियामेंट के सामने इस नोटिफिकेशन को टेबल पर डालना है। ऐसा नहीं है कि कोई इस मुद्दे पर कोई बड़ी चर्चा होगी, ऐसा चर्चा नहीं था, लेकिन उसको पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना था कि भाई ये हम बदलाव लाए हैं इस सेक्शन को एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वैसी 2-3 बात तो हुई थी उस समय पे। पर सेक्शन 34 विद रेफरेंस टू रूल 7 इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। और आई थिंक इसकी अगर आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखें, इस कानून के ऊपर जो पार्लियामेंट्री डिबेट है, उसमें एक मिनिस्टर का प्रॉमिस भी था। उसका प्रॉमिस यही नहीं कहा कि हम केंद्र सरकार को ये पावर देंगे, लेकिन ये कहा कि भाई हम ऐसे ही कोई फैसिलिटेट करेंगे, केंद्र सरकार जो भी आप लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए हम ऐसा प्रोविजन डालेंगे कानून में जिससे हम कर पाएंगे इजीली। उसका भी एक था कि भाई कहीं ना कहीं हम जो कानून में लाना था हम नहीं ला पा रहे हैं और उसकी डिफिकल्टीज आ सकती है, तो वो एक्सपेक्टेशन था। एंड इंटरेस्टिंगली दिस हैज नाउ बिकम अ वेरी कॉमन फिनोमिनन। ऐसी कानून की सेक्शंस इससे पहले होता नहीं था। यूजुअली दे यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है कि कानून आज सोचते हैं और कल कानून ला जाते हैं लास्ट मिनट। गलतियां होना बहुत ही साधारण हो गई है, तो इसीलिए ऐसी वाली सेक्शंस की जरूरत पड़ रहे हैं। या इसीलिए हम आपको ये कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि क्यों ऐसी आना है। ऐसी वाली सेक्शन फॉर एग्जांपल आपको पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में नहीं है, कहीं भी नहीं देख सकते हैं इसके कारण। और 2015 से या 2016 से पहले जो कानून आया था, कहीं आपको ये ऐसी वाली सेक्शंस नहीं था। तो नाउ इट हैज बिकम वेरी कॉमन। मोस्ट ऑफ द एक्ट्स, legislations that come in the recent years, these sections have become very very common. Section 99 is also very unique, क्योंकि हम इसे पहले भी बहुत बार कह चुके हैं, फिर भी हम कहना ही होगा कि persons with disabilities की टाइप्स हैं, वो लोगों की एक्चुअल डेफिनेशंस हैं, वो कानून में नहीं है। अनलाइक व्हाट यू हैव इन पीडब्ल्यूडी एक्ट, एक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशंस हैं, वो जनरल डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो जनरल डेफिनेशंस आल्सो आर इन करेस्पॉन्डेंस टू व्हाट इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल, व्हाट यू जनरली कॉल स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। उसके ऊपर हम एक शो करेंगे, अगर पॉसिबल है तो हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज की टाइपोलॉजी पर। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शेड्यूल में टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की शेड्यूल में पूरा मेंशन किए हैं, ये कानून में नहीं। ये शेड्यूल इज अटैच्ड टू द एक्ट। सेक्शन 99 में इस शेड्यूल को अमेंड करने की पावर आपको केंद्र सरकार को दी गई है। अगर शेड्यूल की बात करते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो तो आपको याद आ सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत शेड्यूल्स था। फॉर एग्जाम्पल वो शेड्यूल्स में फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस की एक शेड्यूल थी है। इस शेड्यूल को, ऐसे शेड्यूल जब कानून को अमेंड करते हैं, ये एक बात हमेशा आती है कि इस शेड्यूल को कौन अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट है या केंद्र सरकार के पास। इसको स्पेसिफाई करना जरूरत पड़ जाती है, तब आपके पास एक शेड्यूल होती है। तो इसीलिए सेक्शन 99 में एक साफ सीधा बात कही गई कि भाई शेड्यूल को अमेंड करने की पावर केंद्र सरकार के पास है। अगर कभी कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भी, किसी को कभी भी लगता है कि शेड्यूल में कोई डिसेबिलिटी की डेफिनेशन बदलना है, डिसेबिलिटी डेफिनेशंस की पैरामीटर्स बदलना है, नया डिसेबिलिटी डालना है या एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी को वहां से निकालना है, कोई भी हो सकता। इस बातों पर कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार के पास पावर है एज पर सेक्शन 99 इस शेड्यूल को अमेंड करने के लिए। इसीलिए हम हमेशा ये बात कहते आ रहे हैं, अगर भाई केंद्र सरकार को अगर कोई नई डिसेबिलिटी
को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़े तो बहुत इजी काम है, क्योंकि आप पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरी नहीं है, वो सिंपली ऐड कर सकते। लेकिन ये कायम रूल है कि कभी शेड्यूल अमेंड करते हैं तो इमीडिएटली उसको पार्लियामेंट के सामने लाना होगा। जब पार्लियामेंट 30 दिन या 30 दिन की काल में विद इन ए स्पैन ऑफ 30 डेज की लॉन्ग टर्म में अगर पार्लियामेंट कभी मीटिंग होती, उस मीटिंग पर यूजुअली इस शेड्यूल को पार्लियामेंट पे लाना होगा। और ये भी एक इंफॉर्मेशन होगी, उस पर भी मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चर्चा की प्रोविजन है इसमें। प्रावधान यही है कि पार्लियामेंट के सामने ला जाए। तो यूजुअली इट इज, यू कैन टेक इट टू मीन दैट इट इज अ central power given to the central government. Of course, so far this has not been exercised by the central government. As of August 2022, we are now talking about, that is around 5 years from the day the act has been enacted by the central government. But this can happen at any point of time. That power rests with the parliament, rests with the central government, and of course with the information to the parliament. बिल्कुल। एक मुझे आपसे पूछना है, उसके बाद हम दूसरे सेक्शंस पे आएंगे। जो पावर ऑफ रिमूविंग डिफिकल्टी सेक्शन की आपने बात की, तो आपने कहा कि वो 2 साल तक था, यानी कि अब वो टाइम निकल गया एकदम। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को भी अमेंड किया गया है। तो अभी आप बता रहे थे कि उसका एक मैकेनिज्म प्रॉमिस किया था कि हम ध्यान रखेंगे, तो क्या वो मैकेनिज्म किया गया है जिसके कारण ये अमेंडमेंट हो रही है? देखिए, एक्सेसिबिलिटी की गाइडलाइंस जब बात आती है उसमें एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। सेक्शन 40 से लेके सेक्शन 44 तक आप देखें, सिर्फ कानून में ये बात की गई है कि द एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, द एक्सेसिबिलिटी will be ensured as per the guidelines issued by XYZ ministries. फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है, इसमें कहा गया this will be as per the guidelines issued by the Ministry of Roads, Transportation, and तब एयरवेज की एक्सेसिबिलिटी गए हैं, उसमें कहा था सिविल, as per the guidelines issued by the Ministry of Civil Aviation. जब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की गाइडलाइंस है, जो सेक्शन है, उसमें कहा गया था कि this accessibility will be taken care by the as per the guidelines issued by the Ministry of Information and Communication Technologies. उसका मतलब ये, the guidelines are open-ended. That particular part of the section is left open-ended. उसका मतलब ये होता है कि जब ये particular ministries जब चाहते हैं तब वो लोग इस गाइडलाइंस को इश्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या मॉडिफाई करने का पावर यूजुअली इसीलिए दी जाती है कि भाई ये टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। आईसीटी फॉर एग्जांपल वेबसाइट गाइडलाइंस के ही देख लीजिएगा, वेबसाइट गाइडलाइंस और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट गाइडलाइंस हैं, वो तो हमेशा चेंज होते हैं। W3C गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं। तो अगर कानून में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइडलाइंस मेंशन करके रखा तो हमेशा फिर पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है। इसीलिए यूजुअली गाइडलाइंस स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को पावर देते हैं। लेकिन ये आजकल ये हो रहा है, इंस्टेड ऑफ betterment, unfortunately the present day guidelines are retrogative. They're taking us back. For example, ICT के ही मैं example देता हूँ। After 2018, I think ICT, the Ministry of Information and Communication Technologies, they have changed the guidelines almost thrice. But each time they change the guidelines, they introduce, instead of making them better, they are introducing more and more flexibility for the providers. Service providers are getting more and more room ताकि made these guidelines stricter, more strict, but that is not happening. But unfortunately कानून में इसका mechanism नहीं है, क्योंकि that is an open-ended provision in this act. मैं जो बात कर रहा था वो ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की जो अमेंड की गई है उसकी बात कर रहा था अभी रिसेंटली जी। तो वो आपने बताया कि सब पे सेम ही लगता है जहां जहां गाइडलाइन होगा। yes, yes. From section 40 to 44 यही बात है। राइट। अभी जो सेक्शन 101 है वो कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स and power of state government to make rules. This is a very simple provision. Again, these are very general provisions you find in almost all the acts.
कि जब एक्ट लाते हैं उसको जनरली हम कहते हैं लेजिस्लेशन, का मतलब है पावर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। लेकिन हमेशा पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज के पास जाना कोई इजी काम नहीं है, वो दे यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन। देयरफॉर देयर इज समथिंग कॉल्ड इन इंडिया, बिकॉज वी फॉलो द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कि ब्यूरोक्रेसी को ही पावर देते हैं पार्लियामेंट। ऐसा पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी के पास ये इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, जो भी पार्लियामेंट पावर देगी वही पावर ब्यूरोक्रेसी यूजुअली फॉलो होती है, लेकिन यूजिंग दैट पावर दे कैन लेजिस्लेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो रूल्स आर पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सेक्शन 100 में केंद्र सरकार किस किस पर रूल्स बना सकते हैं उसका पावर्स है। 100 सेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट रूल पावर है। उसमें एक बड़ी लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट के तरफ हम नहीं चलेंगे, लेकिन बात ये याद रख लीजिएगा, जहां जहां एक्ट में एज में भी प्रिस्क्राइब की बात आती है उसका मतलब है कि वो रूल की जरूरत है। अगर इसमें कहा था कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उसकी रूल करनी होगी। एक बार एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो सब जगह हैं, वो जगह पूरा जोड़कर सेक्शन 101 में आपको एक लिस्ट दी गई है। एक बार आप ये भी देख सकते हैं एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जहां आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रूलिंग पावर दी गई है, उसका मतलब यह है कि बोथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की पावर रूल करने की बात होती है। सो दैट इज समथिंग दैट यू, इफ यू आर रीडिंग एन एक्ट, something you can keep in mind. If the rule power can be sometime to the central government, sometime it is the state government, sometimes the rule has to be made by both the government. So for example, chief commissioner की जो भी powers हैं, जो भी salary arrangement, office, all these are central government. The state commissioners की बात है जो state की power है। लेकिन something like the certification का सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, लेकिन उसका द पावर्स, देयर आर सम पावर्स दैट आर आल्सो लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो ऐसा ही है। तो 100 section 100 will give you the list of rule making powers available with the center. 100 section 1 has a list of powers, rule making powers available with the center. एक बात आपको again you have to keep in mind, केंद्र सरकार जब रूल्स बनाएगी तब वो रूल्स, सब रूल्स को पार्लियामेंट में के सामने लाना होगा। इसी तरह अगर राज्य सरकार रूल्स बनाएगी वो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेशंस के सामने लाना होगा। एंड अगर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को लगती है जो रूल बनाए हैं वो सही नहीं है या कुछ बदलाव लाना है, तो दैट पावर इज देयर विद द पार्लियामेंट, सो दे कैन चेंज द रूल्स। लेकिन ये कंडीशन है कि जो भी रूल पार्लियामेंट अगर कोई रूल बदलेगी, वो बदलने से पहले और केंद्र सरकार उसको करने के बाद जो मिडिल में गैप होगा, क्योंकि इमीडिएट तो नहीं होगा, ये दो महीने के या 3 महीने के अगर कोई गैप होगा, उसी के बीच में अगर जो भी एक्शन लेंगे वो एक्शन इनवैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ हाइपोथेटिकल रीजंस के लिए हम ये कहेंगे, सडनली केंद्र सरकार को लगते हैं कि ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन बदलना है और पैरामीटर्स बदल दी, और कोई सर्टिफिकेट मिला किसी को, वो दो महीने के अंदर वो लोग जॉब में लग गया। उसके बाद पार्लियामेंट के सामने गया, पार्लियामेंट को फिर लगता है कि नो, ओल्ड पुराना रूल ही सही है। लेकिन जो 2 महीने के अंदर जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट मिला और उसको जॉब भी मिल गया, वो जॉब से नहीं निकाल सकता, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज अ रूल। So सिर्फ this is an extreme example I am giving, but that is the power of the, so जो भी रूल बनेगी केंद्र सरकार या राज्य सरकार रूल बनाएगी और फिर लेजिस्लेशन और को फिर बदलेगी तो बदलेगी, but the effect of those rules will be from the date of the effect of those rules, from the date of the effect of those rules. So that is very very important. ऐसे स्थिति अभी तक कोई नहीं आया। I am just giving you for theoretical demonstration, but लेकिन आ सकता है, but there can be some conditions of that sort at some point of time. We cannot completely rule out such conditions.
but usually that is why these sections are carefully worded. जब राज्य सरकार की बात आती है, और एक इंपॉर्टेंट बात है, स्टैट्यूटरी फेल्योर है अगर आप कहना होगा, तो सेक्शन 101 में सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 साफ सीधा कहा, स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एक्ट कमिंग इनटू इफेक्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। उसका मतलब था जब एक्ट कानून अमल आने की 6 महीने की अंदर में ही हर एक राज्य सरकार ने रूल्स बनाना था, लेकिन नहीं बनाया। तो दैट इज स्टैट्यूटरी फेल्योर, क्योंकि अगर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 101 की लैंग्वेज देखें आप, उसमें नहीं कहा स्टेट गवर्नमेंट्स में, उसमें साफ सीधा कहा स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉर्म द रूल्स अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। नहीं बना, बट दैट इज अ स्टैट्यूटरी फेल्योर। ऐसी रूल फ्रेमवर्क केंद्र सरकार को नहीं कहा, लेकिन केंद्र सरकार ने 2 महीने के अंदर ही रूल्स बना दी, दो देयर वाज नो टाइम प्रिस्क्रिप्शन फॉर देम, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट था 6 महीने के अंदर करने की। फिर भी बहुत सारा राज्य सरकार ने आज तक भी रूल्स फॉर्म नहीं किया। लेकिन if you really want, if somebody is very serious to take it into to initiate a legal process against the state governments, legal action, subsection 1 of section 101 can be a good statutory source for such a legal action. Right. अब इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन हमारी सीरीज के एक बार के लिए, लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि कुछ शोज हमारे पेंडिंग है, जैसे शेड्यूल की बात की हमने और अमेंडमेंट की बात की, 2 शोज हम मोस्ट प्रोबेबली और करेंगे। ये कहता है रिपील एंड सेविंग, सेक्शन 102। तो इस एक्ट में 102 सेक्शन है। जीके का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। जी, दिस इज अगेन दो इट इज वेरी यूजुअल वन। कभी एक पुरानी कोई कानून है, उस पुराना कानून को केस जगह और कोई नया कानून लाते हैं, यूजुअली उस समय पर इस जैसे सेक्शन की जरूरत पड़ती है। हमारे पास आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से पहले अपने पास और एक एक्ट था, कानून था, आपको सबको तो पता ही है कि इसके बारे में हम बात करते आ रहे थे, 1995 एक्ट की। तो उसकी रिप्लेस करते हुए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आई, इसीलिए रिपील की बात आती है। अगर आप रिपील की सेक्शन है ही नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसी कानून लाया गया था भारत में, तो उस कानून में ऐसी वाली सेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली बार आया। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट डिसेबिलिटी एक्ट पहली कानून नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग एक्ट को पूरा रिपील करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक कंफ्यूजन बनेगी। अगर कोई उस सेक्शन में दूसरी बात है, इस कानून में दूसरी और एक बात है, तो इसीलिए यूजुअली वो जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स को रिपील करते हैं। दिस इज दैट, इट्स अ वेरी सिंपल वन। लेकिन सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 102 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये बात की गई है कि भाई नॉटविथस्टैंडिंग द रिपील को अगर ना देखते हुए, एनीथिंग डन and anything and everything done under the previous act shall be deemed to have been done or taken in the correspondence provisions of the previous act। का मतलब ये था कि जो भी अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंदर जो भी की गई है, और वही करस्पॉन्डिंग सेक्शंस इसमें भी पूरा है। दो बात है इसमें। एक है जो 1995 एक्ट की सेक्शंस जो भी प्राविधान है, वो प्राविधान पूरा इसमें है। तो ऐसा कोई प्राविधान 1995 एक्ट में नहीं है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में नहीं। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में प्राविधान है, सब यहाँ पे भी है। सो देयरफॉर जो भी एक्शन उस एक्ट के कानून के अंदर ले चुके हैं, वो दैट will be treated to have taken under this statutory saving of the acts done under 1995 act। 2 एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। एक, जब ये एक्ट
कानून आई 2016 में, तब अपने पास चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन और पांडे साहब CCPW थे, लेकिन कानून आने के बाद उसको नहीं निकाला गया. He was also acting as a chief commissioner under RPWD Act 2016, and he was a chief CCPD almost for 2.5 years after this act has come into effect. So that is a protection. और एक बहुत मजेदार की एग्जांपल है, आपको जरूरी जानना होगा. अंडर RPWD Act 2016, the blindness has undergone a very radical change. अगर आप ये भाई आपको नहीं दिख रहा है इतना, लेकिन you have to note that under the PWD Act, total blindness means any person who could see. I am just trying to put it in a simple language, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज को छोड़ के, अगर कोई पर्सन खड़े होके एक 10 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक ऐसा कहें, और 20 डिग्री तक अगर कोई देख सकता था सामने, लेफ्ट साइड या राइट, दाएं बाएं कोई साइड पे, वो टोटल ब्लाइंड की डेफिनेशन में आता था. और 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक जो देख सकता था वो पार्शियली ब्लाइंड आता था, लो विजन. इसको डबल कम कर दिया गया RPWD एक्ट. अब RPWD एक्ट में ये बात कही गई है, अगर कोई बंदा 0 to 10 डिग्रीज मैक्सिमम तक देखते हैं, वो ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंडनेस में आता है. 10 से 20 डिग्री तक कोई भी देख पाएंगे, वो लो विजन है. और 20 डिग्री से ज्यादा कोई दिखेगा, देख पाएंगे ज्यादा, वो ब्लाइंड ही नहीं है. उसका मतलब है अंडर PWD एक्ट में 10 डिफरेंस है. जो लो विजन वो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, फॉर एग्जांपल कोई 30 डिग्रीज तक देख सकता था, वो 30 डिग्रीज देखने वाले आदमी इससे पहले PWD के एक्ट के अंदर एक लो विजन कैंडिडेट था. वो ऐसे वाले बहुत जॉब्स में रख सकता होगा आज. अगर कोई 30 डिग्री देख सकने वाले आदमी आज ब्लाइंड नहीं हो सकता, लो विजन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन बदल गए हैं. और वो लोग की स्थिति क्या होगा अगर आप PWD के अंदर, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दैट विल बी ट्रीटेड टू हैव बीन डन अंडर दिस करस्पॉन्डिंग एक्ट. लेकिन अब RPWD एक्ट आने के बाद, ऑफ कोर्स नाउ anybody who has more than 20 degrees sight, now of course they cannot be blind, not totally blind nor low vision. So these are some of the consequences. क्योंकि जब एक नया कानून आते हैं तो उसमें कई नई बातें होते हैं. यहाँ सर मेरे को एक चीज ऐड करनी है, क्योंकि आप इसका एग्जांपल ले रहे दूसरी वाली का जी, तो मैं यहाँ ये भी क्लैरिफाई करूं, क्योंकि ये जो अभी मेथड चूज किया गया है जी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर है उसको इंडिया ने अडॉप्ट किया. पहले इंडिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करता था, तो अपनी डेफिनेशन थी 6/60 की, अब उसको 3/60 कर दिया गया है. तो ये पूरे वर्ल्ड में 3/60 का सिद्धांत चलता है, जो अभी आपको अन्नाब्रह्म सर बता रहे हैं. तो इंडिया हैज अडॉप्टेड दैट मेथड. आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ऐसा नहीं है कि लोगों को ये डाउट जाए कि गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से कर दिया. नहीं क्या, योर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग दैट. एंड परहैप्स मेरे दिमाग में बात नहीं आया, बट थैंक यू फॉर बीइंग दैट. क्योंकि जो भी RPWD एक्ट्स में डेफिनेशंस तैयार कर रहे थे, वो लोग दे वर लुकिंग एट द ग्लोब, लुकिंग एट द स्टैंडर्ड्स. जब PWD एक्ट 1995 बात बनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम either for good or bad reasons, many good things happened out of it, but the government of the day went by the NGOs, the suggestions of the NGOs. Most suggestions at that point of time, they were coming from particular NGOs. वो बात को लेना पड़ा, और there nobody some seriousness, not really that this time, because the committee appointed by the government worked for more than 5 years. 5 साल से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देख रहा था, और UNCRPD की एक मैंडेट भी थी कि भी UNCRPD ग्लोबल स्टैंडर्ड जो भी है वो आपको फॉलो करना है. तो इसीलिए डेफिनेशंस पे बहुत असर पड़ा. जो ग्लोबल डेफिनेशंस है WHO की और दूसरी एजेंसीज की, वो बहुत असर पड़ा, इसीलिए डेफिनेशंस को बदलने की जरूरत पड़ी. सो देयरफॉर यस, यू आर करेक्ट. सो देयरफॉर सम ऑफ दीज थिंग्स in fact make it mandatory for the governments to bring in some of these sections. इसीलिए, क्योंकि देखिए कोई सेक्शन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाला गया है. तो हर एक सेक्शन की पीछे एक कहानी होती है, एक बैकग्राउंड होती है, इसीलिए बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है. तो इसीलिए हम इतना टाइम लेके बताना पड़ रहा है. अगर आप
ऑलरेडी लीगल एक्टिविस्ट हैं, काम करने वाले हैं, तो आपको जरूरी ये इन्फॉर्मेशन पता हुआ होगा। लेकिन जो ऐसे श्रोता हो सकता है कि वो इतना ध्यान नहीं दिया होगा और इतना जरूरत नहीं पड़े हैं, इसीलिए वो लोगों के लिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दीज आर द इम्प्लीकेशंस, द रीजन व्हाई सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 102 की जरूरत है इसीलिए है कि ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, नई बातें होते हैं नई से कानून में, वो सबको लीगल बैकिंग प्रोवाइड करना जरूरत होती है। and therefore is this. So with that I think this we're coming formally closing Yes. the discussion of the act, but we'll come back to you for 2 more times probably, and also we want to hear from you. आपसे भी हम जानना चाहते हैं, अगर अगले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में अगर कोई सेशन रेडियो उड़ान वाले अरेंज करें तो हम जरूर आपसे जानना चाहते हैं। जानने से पहले शेड्यूल के ऊपर और जो अमेंडेड रूल्स हैं उसके ऊपर भी हम 2-3 बातें रखेंगे। बिल्कुल। तो हमने 102 सेक्शंस को डिस्कस किया है। अब मैं ये आप से जानना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको इस एक्ट को स्कोर करना है जिसमें 1 परफेक्ट है और 10 बिल्कुल खराब है, तो इस एक्ट को आप कितने नंबर दोगे? आप मुझे पूछ रहे हैं या श्रोताओं को पूछ रहे हैं? आपको। दानिश जी, ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि इस कानून के ऊपर हम पिछले 6-7 साल से हम बात कर रहे हैं और कोई नहीं पूछा उसको स्कोरिंग करने के लिए। ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मैं तो हमेशा मैं इसीलिए इतना इजीली आपको थोड़ी सी इजी लगता है मुझे, क्योंकि दूसरी कानून को भी हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कई कारणों से, और जब कानून को पढ़ते हैं, ये इस कानून को भी हम पढ़े हैं, तो एक एक बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या स्कोरिंग करें इस कानून को, कि इतना केयरलेस भी है। और ठीक है, अगर कहीं कहीं बदलाव भी लाए हैं। देखिए, 2 तरीके से इस एक्ट को हम देखना है। ये एक है इन कंपैरिजन टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। अगर वैसे देखेंगे तो यस, देयर आर इम्प्रूवमेंट्स बिकॉज यूएनसीआरपीडी की असर है। अगर इस कानून को दूसरी कानूनों से अगर कंपेयर करके देखना है तो एक एक बार बहुत दुख लगता है, क्यों इतना कहीं ना कहीं केयरलेसनेस है, वर्डिंग में है, सेक्शन नंबरिंग में है। अगर पहली वाले वर्जन अगर देखेंगे, अगर नंबरिंग भी सही नहीं था, इस कानून की सेक्शंस को नंबरिंग करने के लिए भी केंद्र सरकार को बहुत टाइम लगा, और रूल्स को भी यही बात हुई थी। समटाइम्स आई एम लिटिल है, तो आई थिंक दैट विल सेंड अ वेरी बैड सिग्नल। अगर 1995 एक्ट से कंपेयर करके मुझे स्कोरिंग देना है, आई थिंक आई विल गिव probably I will give 7 to this RPWD. अगर as a legislation, as an act, मुझे अगर स्कोरिंग करना है, I feel very sorry to say this, मेरी स्कोरिंग रहेगी 4 out of 10। चलिए, तो हम इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हैं कि उम्मीद है कि ये 4 वाले स्कोर को और इम्प्रूव करे सरकार। लेकिन यकीन मानिए, बहुत मजा आया आपके साथ इसको डिस्कस करने में, और पर्सनली तौर पे, क्योंकि अभी मुझे इस फील्ड में काफी काम करना है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई कैन नॉट इवन टेल यू कि कितनी चीजें मैंने इससे सीखी है और कितनी परसेप्शंस चेंज हुई है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट फॉर द लिसनर्स। यू हैव क्रिएटेड दिस ट्रेजरी फॉर एवर, एंड आई एम श्योर ये जब तक एक्ट रहेगा, लोग इन एपिसोड्स को सुनेंगे और बहुत कुछ उनको भी ये सीखने को मिलेगा आपकी ओर से। आपके कीमती समय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दानिश जी। ये भी हमारे लिए बहुत वेरी प्रेशियस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट हैज गिवन मी अ चांस टू टॉक टू मेनी ऑफ यू थ्रू द रेडियो उड़ान। ऑल्सो थैंक द रेडियो उड़ान थिंकिंग ऑफ दिस, ऐसे सोचने की कि भाई कानून पे एक सीरीज करेंगे, ऐसे ही बात आना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बात आपको आई है, और रेडियो श्रोता सब परिवार को हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं, और श्रोताओं को खास करके। मुझे लगता है कि बहुत श्रोताओं ये सुन रहे हैं। आई थिंक इट विल बी सम यूजफुल टू यू, of some use to you all, and it has been such a great pleasure। दानिश जी से बात करना हमेशा हमको एक प्लेजर है। ये अब की बात नहीं है, तो बहुत सालों से बात है। So I think it has been a great pleasure। और एक चीज और बताऊं मैं ना ब्रो सर, Equally has been a great learning for me as well। Thank you very much। बिल्कुल। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि हमें बाहर वाले देशों से भी फीडबैक आ रहा है, तो इंडिया के अलावा फॉरेन में भी लोग इसको सुन रहे हैं, एंड दे आर अप्रिशिएटिंग।
जरूर, आई थिंक एट सम लेवल वी विल आल्सो ट्राई टू डू द अवेयरनेस एट अ डिफरेंट लेवल. जरूर हम ये करेंगे, क्योंकि एज वी हैव बीन सेइंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दानिश जी ने भी कह रहे हैं कि हम भी ये कह रहे हैं कि the reason why we have to take it so seriously is because this act will stay with us at least for the next 4 to 5 decades, and we have to live with it. We have to make corrections to it. All said and done, my char kaha, yes, I feel bad about it, but at the same time we have to improve. We will improve. We have to try to improve it. All said and done, we have to live with it at least for the next 4 to 5 decades, and this is a journey, and all of us have to do that journey together. उम्मीद है कि लिसनर्स बहुत मजा आया होगा आपको इस सीरीज में. आप कितना स्कोर देते हैं? अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं. और बार बार हम कह रहे हैं अभी कुछ और एपिसोड आएंगे, तो हमारे साथ बने रहना. इसी तरह आप प्यार देते ही रहें. जब भी आपको टाइम लगे, अगर आपने मिस किया है तो मेरे कहने पे इस सीरीज को जरूर सुनो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो योगेश सोनार लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और फेसबुक मार्केटिंग, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा. योगेश सोनार गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं और हजारों डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को ट्रेनिंग करवाकर प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं. इस कोर्स में डिसेबल्ड को भारी कंसेशन दिया जा रहा है और ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में किया जा सकता है. मिस्टर योगेश से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें. व्हाट्सएप नंबर 9595421670 या फिर मेल करें yogessonar.nmu@gmail.com पर. क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप. इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM. iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com. portal.istemai.com.